कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद शुरू हुआ है, ये कहने को तो हिजाब का मुद्दा है, लेकिन एक्चुअल में वो हिजाब की आड़ में बुर्के का मुद्दा है। वो कल हिजाब की बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं हम बुर्का पहन के आएंगे, आज हिजाब पहनेंगे कल बुर्का पहनेंगे और परसों क्लास में नमाज भी पढ़ेंगे। अगर 2 बजे नमाज का टाइम हो जाएगा, हम क्लास बंद करना पड़ेगा और हम वही नमाज भी पढ़ेंगे। साथियों, संविधान में एक आर्टिकल 30 है। उस आर्टिकल 30 में हिंदुओं को अपना गुरुकुल खोलने का अधिकार है, मुस्लिम्स को अपना मदरसा खोलने का अधिकार है, सिखों को अपने धार्मिक स्कूल खोलने का अधिकार है, जैन मुनि जो जैन संप्रदाय के लोग हैं वो अपने धार्मिक स्कूल खोल सकते हैं, बौद्ध अपने स्कूल खोल सकते हैं। तो संविधान में ऑलरेडी एक प्रोविजन है आर्टिकल 30 का। वो ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आप अपनी पसंद का स्कूल खोल लीजिए, अपने धार्मिक किताबों को पढ़ाइए, अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कपड़ा पहनिए। तो जिनको बुर्का, हिजाब, नकाब से बहुत लगाव है, वो जो स्कूल आर्टिकल 30 के अंतर्गत खुले हुए हैं वहां जाएं। हिंदू अपने हिसाब से जाएं, वहां पे जनेऊ पहन के जाएं, बिना कपड़े के जाएं, शिखा रख के जाएं, तिलक लगा के जाएं। मुस्लिम्स वहां बुर्का पहन के जाएं, हिजाब पहन के जाएं, नकाब पहन के जाएं, छोटा पैजामा पहन के जाएं, बड़ा कुर्ता पहन के जाएं, जैसे भी जाना उनको जाए। बौद्ध अपने में जाए। तो ऑलरेडी संविधान में प्रोविजन है आर्टिकल 30 का, जो कह रहा है अपने स्कूल खोल लीजिए और वहां अपनी धार्मिक शिक्षा दीजिए, धार्मिक रीति रिवाज को बताइए। तो जिनको चाहिए था वो वहां स्कूल में नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं हम सेकुलर स्कूल में जाएंगे, लेकिन मुस्लिम बन के जाएंगे। भैया, मुस्लिम बन के जाना है तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो मदरसा उसमें जाइए। जो स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत बना, जो स्कूल सेकुलर एक्ट के अंतर्गत बना, जो स्कूल सेकुलरिज्म को फॉलो करते हुए बना है, उसमें आने की क्या जरूरत है? ये तो एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे समझिए कि रेलवे स्टेशन पे एक लेडीज टॉयलेट है, एक जेंट्स टॉयलेट है। लेडीज कह रही है कि नहीं, हम लेडीज टॉयलेट में नहीं जाएंगे, हम जेंट्स टॉयलेट में जाएंगे। या मेट्रो में एक लेडीज कोच है, एक नॉर्मल कोच है। अब लेडीज कह रही कि नहीं, लेडीज कोच तो हमारे लिए बना ही है, लेकिन हम लेडीज कोच में नहीं चढ़ेंगे, हम जेंट्स वाले कोच में चढ़ेंगे। ये मेन विवाद ये है। दुनिया के कई देशों में बुर्का बैन हो चुका है। कितनी बार सबको पता चल चुका है कि अलगाववादी, कट्टरवादी, माओवादी, नक्सली, देश विरोधी बुर्के को यूज कर रहे हैं। आतंकवादी बुर्के के अंदर बंदूक AK-56, AK-47 लेके घूम रहे। इसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा हूं बुर्का बैन करिए, मैं तो ये कह रहा हूं बुर्का पहन के जाना है तो उस स्कूल में जाइए जहां बुर्का अलाउ है, उस स्कूल में जाइए जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत बना हुआ है। सेकुलर स्कूल में आने की क्या जरूरत है? जब संविधान कहता है कि आप धर्म के आधार पे कोई टैक्स नहीं लेंगे, धर्म के आधार पे कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो यानी जो सेकुलर स्कूल बना है वहां पे आप कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जब धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते तो धार्मिक कपड़ा कैसे पहन सकते? आप जब सेकुलर स्कूल में आ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान बन के क्यों आ रहे हैं? आप वहां पे भारतीय बन के आइए ना, एक इंडियन बन के आइए। मुस्लिम बन के हिंदू बन के आना है, हिंदू बन के मुस्लिम बन के पढ़ाई करना है, तो आपके लिए ऑलरेडी स्कूल है। इस सेकुलर में ही क्यों? और जहां तक बात है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की, तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस आप किसको कहोगे? यदि आप कुरान की एक एक आयत को कहोगे ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, फिर तो चारों वेदों में एक एक श्लोक में जो कुछ लिखा है वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कुरान की हर आयत इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, फिर 18 पुराण है, उनके जितने श्लोक हैं, मनुस्मृति में जो कुछ लिखा हुआ है, आपके बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ में जो कुछ लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हुआ है, जैन धर्म की किताबों में जो लिखा है, मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा हुआ है, तुलसीदास के रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, सब कुछ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अगर ये कहोगे नहीं बुर्का और हिजाब ये इस्लाम का अभिन्न अंग है,
फिर तो जो लोग परशुराम की पूजा करते हैं वो कहेंगे फरसा लेके चलना हमारा रिलीजियस राइट है। जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो कहेंगे हम त्रिशूल लेके चलेंगे, ये हमारा रिलीजियस राइट है, क्योंकि भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल रहता है। जो लोग परशुराम जी की पूजा करते हैं वो कहेंगे परशुराम जी के हाथ में फरसा था तो मैं भी फरसा लेके चलूंगा। जो लोग देवी जी की पूजा करते हैं वो कहेंगे हम तो तलवार लेके चलेंगे। जो राम की पूजा करते हैं वो कहेंगे हम धनुष बाण लेके चलेंगे। तो मुझे लगता है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे कोर्ट को भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कहते किसको है? इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस उसको कहते हैं जो उस धर्म का मेन टेनेट हो। अगर आप गूगल करिए मेन टेनेट्स ऑफ इस्लाम तो आपको वहां 5 चीजें नजर आएंगी। आप उसको गूगल कर लीजिए 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम या मेन टेनेट्स ऑफ इस्लाम, तो 5 बातें वहां लिखी हुई कि ये चीजें आपको मुस्लिम को करना है। उसमें बुर्का हिजाब नहीं आता, नकाब नहीं आता, इसे कहीं नहीं आता। आप गूगल करिए 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुज्म, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, तो उसमें ये सब बातें कहीं आएंगी नहीं। सत्य बोलना ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, हिंसा न करना ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, चोरी डकैती नहीं करना इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, दान करना ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ये तो होती है, लेकिन बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, अगर बुर्का हिजाब पहनना इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो फरसा लेके चलना इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगी, तलवार लेके चलना, त्रिशूल लेके चलना, धनुष बाण लेके चलना, ये भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि कोर्ट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर उन्होंने कुरान में लिखने के कारण किसी चीज को इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मान लिया तो तय मानिए कल को नागा साधु आएंगे, स्कूल में एडमिशन फॉर्म खरीदेंगे और स्कूल में जाएंगे, कहेंगे हम अपनी मान्यताओं के हिसाब से स्कूल में जाएंगे, फिर आप उनको कैसे रोकेंगे? जैनियों में भी कुछ लोग निर्वस्त्र रहते हैं, वो कपड़ा नहीं पहनते, मान लो वो कहते हैं हम तो जाएंगे जी, ये हमारी मान्यता है, हम बिना कपड़े के रहेंगे, हम जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे, आप उनको कैसे रोक लोगे? तो इसलिए कोर्ट को इस मामले में बहुत संभल के चलने की जरूरत है। मेरा यह कहना है कि इस देश में कॉमन ड्रेस कोड की जरूरत है। कॉमन ड्रेस कोड रहने से ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होता है, गरीब अमीर का भेदभाव खत्म होता है। क्लास में जब सब बच्चे एक जैसा कपड़ा पहनते तो वहां हिंदू मुसलमान फीलिंग नहीं आती, वहां से लगता सब एक जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। मेरा आग्रह यह है कि जब आप स्कूल में आप पढ़ने आ रहे हैं तो आप स्टूडेंट बन के आइए, जब कॉलेज में आप पढ़ने आ रहे हैं तो आप केवल स्टूडेंट बन के आइए। हाँ, मदरसे में पढ़ना है तो आप मुसलमान बन के जाइए, गुरुकुल में पढ़ना है तो हिंदू बन के जाइए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना है आप बकायदा गाउन पहन के जाइए, क्रिश्चियन बन के जाइए, मंदिर में जाना है हिंदू बन के जाइए, मस्जिद में जाना है मुस्लिम बन के जाइए, गुरुद्वारा जाना है सिख बन के जाइए। लेकिन जब स्कूल में आ रहे हैं, सेकुलर स्कूल में आ रहे हैं, जो सेकुलर पब्लिक प्लेस है, तो वहां आपको सेकुलरिज्म फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं जी सिखों की पगड़ी कैसे लागू हो गई है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। इसेंशियल, एक बार सिखों की पगड़ी को इसलिए कोर्ट ने इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना क्योंकि जब सिख पंथ की स्थापना हुई थी तो पहली बार जो मीटिंग हुई थी, जो गुरुदेव ने पहली बैठक किया था, उसमें वो खुद पगड़ी पहन के आए थे। उन्होंने 5 चीजें कही थी सबको पहनने के लिए, उसमें कड़ा था, उसमें पगड़ी भी थी। तो जब जिस दिन बौद्ध धर्म की स्थापना हुई उस दिन महात्मा बुद्ध ने जो कुछ कहा वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है। जिस दिन सिख पंथ की स्थापना हुई, गुरुदेव ने जो कुछ कहा, जो कपड़ा पहना, वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है। जैन धर्म की स्थापना जिस दिन हुई उस दिन जो पहली बार उन्होंने ज्ञान दिया, पहली बार जो बातें कही, वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है। इस्लाम की जब स्थापना हुई तो मोहम्मद साहब ने डे 1 जो चीजें कही वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन बुर्का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब के घर में कोई बुर्का हिजाब नकाब नहीं पहनता था, उनकी बहुएं नहीं पहनती थी, उनके नाती पोते नहीं, उनकी नातिन नहीं पहनती थी, उनकी पोती नहीं पहनती थी। बुर्का हिजाब नकाब तो करीब 60-70 साल के बाद आया, उनके खत्म होने के 60-70 साल के बाद आया। जो चौथे खलीफा ने उसको इंप्लीमेंट किया, शुरू 3 खलीफा ने बुर्का हिजाब नकाब ने भी इंप्लीमेंट नहीं किया था। और एक बार उन्होंने किया भी हो तो आप पहन के जाइए, शादी विवाह में जाइए, घर में जाइए, रिश्तेदारों में जाइए,
और मदरसे में जाइए। ये सेकुलर वाले में ही क्यों? मैंने आपको कहा ना, ये लड़ाई क्या है कि लेडीज टॉयलेट बनी हुई है, लेकिन लेडीज कह रही है हम जेंट्स टॉयलेट में जाएंगे। ट्रेन में लेडीज कोच है, लेकिन कह रही हम लेडीज कोच में नहीं चढ़ेंगे, हम जेंट्स वाले कोच में चढ़ेंगे। तो जहां पे अपने कपड़े पहन के जाने का स्कूल है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम मदरसे में नहीं जाएंगे, हम सेकुलर स्कूल में आएंगे, लेकिन हम मुस्लिम बन के आएंगे। लड़ाई ये है। आशा करता हूं कि ये बात आपको सही लगी होगी, ठीक लगी होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इस विषय को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए। एक सेकुलर स्कूल, एक आर्टिकल 30 का स्कूल, इनमें बहुत अंतर है। लड़ाई सेकुलर में जो आपका आर्टिकल 30 का स्कूल है, विशेष स्कूल है, उसमें आप जाइए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन सेकुलर आप स्कूल में जो एंट्री कर रहे हैं, मेन विवाद ये है। और वैसे भी 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी में हम कहाँ 1400 साल पुरानी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। धन्यवाद।